नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। देखिए, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये समझना ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। नंबर 2, वो जेल नहीं जाना चाहते थे और नंबर 3, वो उल्टे ईडी के सिर पर ही ठीकरा फोड़ने के फेर में रहे हैं शुरू से ही कि साहब वो एक फेक नैरेटिव क्रिएट कर रही है शराब घोटाले को लेकर के। और चौथे, वो इस मामले पर, इतने गंभीर मामले पर भी राजनीतिक स्कोर करने की कोशिश में थे, फिराक में थे और इसीलिए मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे थे बार-बार। अपनी रणनीति में वो शुरू-शुरू में सफल भी रहे। जब तक मनीष सिसोदिया, उनसे पहले विजय नायर, फिर संजय सिंह, दूसरे लोग जेल जाते रहे, तब तक अरविंद केजरीवाल की सेहत पर कोई एज सच ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बल्कि वो तो सदन में खड़े होकर के मज़े ले रहे थे उस समय कि मनीष सिसोदिया अगर गिरफ्तार हो जाएँ, तो गुजरात विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के 6% मत और बढ़ जाएँगे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे। वो ये बातें कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं। हम तो सरदार भगत सिंह की औलाद हैं या सरदार भगत सिंह के चेले हैं। हमें जेल जाने से कोई नहीं डरा सकता। इस तरह की बातें। कट्टर ईमानदार हैं, ये तो उनका एक जुमला ही एक तरीके से बन गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं सोचा था कि जो उनकी कुल मिलाकर के रणनीति है, वो फेल हो जाएगी। इनको लग रहा था कि जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जाएँगे, वैसे-वैसे माफ़ कीजिएगा, वैसे-वैसे ईडी भी टालेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करें या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करें और इनकी पार्टियों को किसी तरह की कोई सहानुभूति मिल जाए चुनाव में। लेकिन इनका गणित इसलिए फेल हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% कामयाबी का विश्वास नरेंद्र मोदी को रहा। पिछले 10 साल का जो कार्यकाल और खास तौर से पिछले 5 साल का जो उनकी डिलीवरी रही है, लोगों में जो लोकप्रियता रही है, उसको लेकर के वो कॉन्फिडेंट थे। इसलिए ना तो एजेंसियों को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करने से रोका गया या कोई इंडिकेशन दिया गया और ना ही अरविंद केजरीवाल के मामले में किसी तरह के दिशा निर्देश दिए गए। 2014 में भी, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सातों की सातों लोकसभा सीटें जीती थी और इस बार भी कुछ अलग निर्णय दिल्ली की जनता का होगा, ऐसे दूर-दूर तक आसार नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी से बहुत बड़ा झटका लगा है और वो लगातार अक्टूबर से ही 9 समन टाल चुके थे ईडी के और उनको लग रहा था कि अब तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो जब तक लोकसभा के चुनाव पूरे नहीं हो जाएँगे, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार भी तब हुए जब ये 9वें समन की अ, अनदेखी करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको अग्रिम जमानत देने से कर दिया इनकार। बल्कि उल्टे ईडी से पूछ लिया कि अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की और उसके अगले दिन ईडी ने जाकर के इनको गिरफ्तार कर लिया।
अब जिस हाई कोर्ट के निर्देश पर एक तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई, या जिस हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ना मिलने की वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई, उसी हाई कोर्ट में ये फिर पहुंचे अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए। वहां से इनको फिर राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने तो बहुत तल्ख शब्दों में कड़ी टिप्पणियां की कि ईडी के पास सब सबूत हैं और मास्टरमाइंड यही हैं, इन्हीं के कहने पर यह सब शराब घोटाला हुआ है। अब उसको चैलेंज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी चाहते थे कि तुरंत सुनवाई शुरू हो जाए। आपको याद होगा, इनके जो अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से ये कहा था कि ये जो 19 तारीख आ रही है शुक्रवार की, जिस दिन पहला वोट हो रहा था देश में, आप इसी को सुनवाई कर लीजिए। तो खंडपीठ ने कह दिया कि हम नजदीक से नजदीक तारीख अगर कोई दे सकते हैं तो वो 29 अप्रैल है। 24 तारीख तक ईडी अपना पक्ष रख दे, 27 तक अगर आपने कुछ काउंटर रखना है तो वो रख दीजिए, 29 को हम सुनवाई शुरू करेंगे। अब मरते क्या ना करते, इंतजार करना पड़ा इनको। पहले हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई नहीं की, इनको इंतजार कराया, फिर फैसला देने में इंतजार कराया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको झटका दिया। जो ये चाहते थे कि 19 अप्रैल से शुरू हो जाए और जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए, जो भी होना है येस और नो, वो जल्दी से जल्दी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा नहीं हुआ। 29 को सुनवाई शुरू हुई। 1 सवा घंटा अभिषेक मनु सिंघवी बोले, ईडी पर सवाल खड़े करते रहे, उसकी नीयत पर सवाल खड़े खड़े करते रहे। चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय इनको गिरफ्तार किया गया, यानी जो इनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनका दमन किया गया, तमाम तरह के तर्क वितर्क। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब हम कल सुनवाई करेंगे, यानी 30 को सुनवाई करेंगे। तो सबकी निगाह आज इस पर थी कि साहब सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा। तो आज भी अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले तो वही करीब 1 सवा घंटा जो वो अपनी बात रखना चाहते थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन्होंने वो सब रखी और उसके बाद वही सवाल खड़े कर दिए कि साहब जो अलग-अलग आर्टिकल हैं पीएमएलए के एक्ट के, उनके तहत भी ये ज़रूरी नहीं था, वो ज़रूरी नहीं था। और कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसी कही, जिनसे अरविंद केजरीवाल को इस बात की बड़ी तसल्ली मिली होगी कि एक्चुअल में वो जो चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल ईडी से पूछ लिए हैं। अब वो क्या-क्या सवाल पूछे हैं, 4-5 बातें हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि जब शुक्रवार को आप आएँ, तो मतलब आज मंगलवार है, बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन बीच में है, तीसरे दिन फिर सुनवाई होगी। तो उन्होंने कहा कि हमें 5 सवालों के आप जवाब दीजिए। एक तो ये कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों की गई? मतलब जो अरविंद केजरीवाल और अपने वकील के ज़रिए, अपने अधिवक्ता के ज़रिए बार-बार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल इतने लोकप्रिय हैं, इतनी बड़ी चैलेंज वो पेश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने कि प्रधानमंत्री उनकी लोकप्रियता से, उनके चैलेंज से इस कदर घबरा गए हैं कि उनको चुनाव से पहले गिरफ्तार करा लिया और जेल में डाल दिया। नहीं तो पता नहीं कौन-सा आसमान टूट जाता। 2014 में भी नहीं टूटा था, 2019 में भी नहीं टूटा था। 2014 में इनको केवल 4 सीटें मिली थी पंजाब से लोकसभा की। दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला था। 2019 में भी इनका दिल्ली में खाता नहीं खुला था और पंजाब में भी 3 सीटें घट गई थी, केवल एक वो संगरूर वाली आई थी भगवंत मान की। तो पता नहीं क्या गलतफ़हमी है अपने बारे में, लेकिन एक नैरेटिव बनाना चाहते थे, वो इन्होंने जम करके मीडिया के ज़रिए भी, अपने वकील के ज़रिए भी और अब कोर्ट में भी वही नैरेटिव लेकर के पहुँचे हैं कि साहब हमें चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि जब शुक्रवार को आप आएँ तो इस बात का ज़रूर जवाब दें
कि साहब आम चुनाव से ठीक पहले ये गिरफ्तारी क्यों की गई है। दूसरा पॉइंट जो ईडी के सामने रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो है कि क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना यहाँ जो कुछ हुआ है, उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं? तीसरा सवाल ये पूछा कि इस मामले में अब तक कोई कुर्की की कार्रवाई नहीं हुई है और यदि हुई है तो वो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं, यानी केजरीवाल की शराब घोटाले में क्या भूमिका है वो बताएं। तीसरा ये पूछा चौथा ये पूछा गया कि साहब जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है, इसमें पक्ष और विपक्ष में एक निष्कर्ष है। हमें ये बताएं कि केजरीवाल मामला कहां है और उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, ना कि आरोपी पर, इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती, क्योंकि वो धारा 45 का सामना कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी अब उन पर आ गई है। पांचवा ये सवाल पूछा गया कि ईडी ये बताए कि हम इस पूरे केस की व्याख्या कैसे करें? क्या हम लिमिट को बहुत ऊंचा बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दोषी है उसका पता लगाने के लिए मानक जो है वो समान हो, पैरामीटर सब इक्वल हों, और एक ये भी कि कार्रवाई शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच में जितना ये अंतराल है, ये क्यों है? अब अगर आप साहब ध्यान से देखें, तो अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब आप 24 अप्रैल तक अपना पक्ष रख दीजिए और 27 अप्रैल तक जो अरविंद केजरीवाल के वकील साहब हैं वो उनका पक्ष रख दें, तब हम 29 अप्रैल तक इसकी की सुनवाई शुरू करेंगे। 24 अप्रैल को जो हलफनामा दाखिल किया गया था ईडी की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से, उसमें ही सारी बातें बता दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को कि साहब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई है। और ये भी कहा गया था प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले से जुड़े हुए जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, वो इसलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है क्योंकि ये ही मेन एक्यूज हैं, ये ही साजिशकर्ता हैं। दूसरी बात ये है कि जो पीएमएलए एक्ट है, वो मुख्यमंत्री में या एक सामान्य नागरिक में कोई भेद नहीं करता है। वो ये नहीं देखता कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ये एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनको प्रचार भी करना है, अपने कैंडिडेट को जिताना भी है। पीएमएलए एक्ट ये नहीं देखता। पीएमएलए एक्ट तो ये देखता है कि इन्होंने इन पर आरोप क्या हैं, इनके खिलाफ सबूत क्या हैं, दस्तावेज क्या हैं। ईडी ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। जो हलफनामा 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उसने दिया था, उसने कहा था पीएमएलए 2002 में किसी मुख्यमंत्री या आम नागरिक को गिरफ्तार करने के लिए साक्ष्य के विभिन्न विभिन्न स्टैंडर्ड मानक के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता अपनी पोजीशन पर जोर देते हुए अपने लिए एक विशेष कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। तो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो इसका तो जवाब वैसे भी ईडी के पास है कि भाई हम अक्टूबर 2023 से इनको बुला रहे हैं। अक्टूबर 2023 के आखिर में इनको समन जारी किया गया था 2 या 3 नवंबर के लिए कि आप आइए, वो पहला समन था। ये उस पर भी नहीं गए। इन्होंने कहा था कि वो चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में और 3 राज्यों में हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। मेरे लिए चुनाव प्रचार करना
ज़रूरी है, ईडी के सामने उसके सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद भी जो समन जारी किया था तो ये चले गए थे विपश्यना के लिए। उसके बाद इन्होंने ईडी के समन पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, उनकी हँसी उड़ानी ब शुरू कर दी कि साहब ये तो पॉलिटिकल इशारे पर हो रहा है, ये तो गैर कानूनी है, इसकी तो कोई कानूनी वैधता ही नहीं है, हमें परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मतलब इस तरह के बयान इनकी तरफ से आने शुरू हुए। ये अलग बात है कि मीडिया में कुछ कहते रहे और ईडी को जो जवाब भेजे गए वो वकील की सलाह पर भेजे गए। तो जो 24 तारीख को हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, उस पर फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के भी बयान आने शुरू हुए थे और उसमें कहा गया था कि साहब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर झूठ गढ़े जा रहे हैं ईडी के द्वारा। और अधिकारी का कहना ये था कि साहब इनका कहना ये था कि अ, ये पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हलफनामे में ईडी ने इस बात पर जोर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का फैसला पर्याप्त सबूतों और कानून के आधार पर किया गया है। एजेंसी ने गिरफ्तारी के टाइमिंग पर सवाल उठाने वाले उस दावे को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपनी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए डिसेबल करने के लिए अरेस्ट किया गया। और उसमें वही बात जो मैंने अभी कही थी कि 6 महीने तक ये ईडी के समन की अनदेखी करते रहे और इसके बाद फिर हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने जब इनको राहत नहीं दी, उसके बाद जो है इनकी अरेस्टिंग की गई। तो अरविंद केजरीवाल एक्चुअल में जिस पॉइंट पर ईडी को घेरना चाहते थे और जिस पॉइंट को ये पॉलिटिकल टूल बना करके एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते थे, वो तो इनका धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब शुक्रवार को ईडी के जो अधिवक्ता हैं एएसजी राजू साहब, जब वो पहुंचेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों को और जो दूसरे सबूत ईडी के पास हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उन सब का पुलिंदा लेकर के पहुंचने वाले हैं। दूसरी बात जिस पर मैं खास तौर से आज ये कार्यक्रम कर रहा हूं, एक तो ये बिंदु था कि 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? इस पर अभी मैं अपडेट कर नहीं पाया था तो मैंने कहा कि चलो कर देते हैं। दूसरा ये कि ये जो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, जेल में रहते हुए भी, भले ही दिल्ली की जनता, स्टूडेंट सब बाहर में जाएँ, पर इनको मुख्यमंत्री बने रहना है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट की बहुत कठोर टिप्पणियां आई हैं कल और उसने ये कहा है कि जो उपलब्ध ही नहीं है, उसे तो मुख्यमंत्री पद पर भी नहीं रहना चाहिए और यही राष्ट्रहित है। पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो कार्यकारी मुख्य अ, न्यायाधीश हैं मनमोहन साहब, उन्होंने बहुत कड़ी टिप्पणियां की थी और ये कहा था कि राजधानी ही नहीं किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। ये ऐसा पद है जहां पद धारक को प्राकृतिक आपदा या संकट से निपटने के लिए चौबीसों घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहना पड़ता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि एमसीडी स्कूलों के लाखों छात्रों को पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जो मुफ्त में दी जाती हैं, लेखन सामग्री है, ड्रेस के हकदार हैं, किताबों के हैं, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और जेल में बैठे हैं और काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं, हम उनको ये अधिकार देते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दस्तखत का आदेश का मुंह ना ताकें और जितना भी पैसा जारी करना है, यानी बच्चों की किताबों के लिए, कॉपी पेंसिल के लिए,
ड्रेस वगैरह के लिए वो जारी करें, जो 5 करोड़ तक की सीमा थी, उन्होंने वहाँ पर ये आदेश जारी कर दिए। तो कहने का आशय ये है साहब कि अरविंद केजरीवाल इस जिद में और गलतफ़हमी में लगातार अपनी भद पिटवा रहे हैं। हालाँकि इन्होंने अपनी पत्नी को एक तरीके से चुनाव मैदान में उतार दिया है प्रचार के लिए। और वो भी दिल्ली वालों की चिंता नहीं कर रही हैं कि उनकी पानी की समस्या क्या है, उनकी और दूसरी प्रॉब्लम्स की क्या है। वो जब भी उनको माइक मिलता है बोलने के लिए, तो वो अपने पति का ही रोना रो रही हैं कि मेरे पति को जो है उठा कर के जेल में डाल दिया गया, उनको इंसुलिन नहीं मिल रही है, उनको ये नहीं हो रहा है, उनको वो नहीं हो रहा है। जाँच 10 साल तक चलेगी तो क्या 10 साल तक वो अंदर ही रहेंगे? वो इस तरह की बातें कर रही हैं। और अरविंद केजरीवाल भी तो यही संदेश और संकेत दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, चाहे जितने गंभीर आरोप लगें, चाहे अदालत में जितनी लंबी सुनवाई चलती रहे और उनको कोई राहत ना मिल रही हो, पर वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के इनके इनके बारे में जो पब्लिक का परसेप्शन है, वो तो कोई बहुत अच्छा अब बन नहीं रहा है। बल्कि लोगों का अब ये कहना है कि ये तो महालालची हैं और भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप हैं। कोई और होता तो अब तक नैतिकता के आधार पर ही मुख्यमंत्री पद छोड़ चुका होता, बल्कि गिरफ्तारी से पहले पहला काम ये करता कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ता। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तो इनको ठीक है, इनकी मंशा थी कि इस पॉइंट तक किसी तरीके से अदालती कार्रवाई को ले आया जाए, जिस पॉइंट को अब ईडी के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया है कि आप ये जो चुनाव से पहले गिरफ्तारी ठीक पहले गिरफ्तारी हुई है, उस पर जवाब दें। ये चाहते थे कि इस पॉइंट तक आ जाए, लेकिन ऑलरेडी 24 अप्रैल को जो हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से, उसमें इसकी वजह बता दी गई है और शुक्रवार को जब फिर से सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के बचने या राहत मिलने के कोई आसार वहाँ पर बनेंगे। तो इंतज़ार करेंगे शुक्रवार का और फिर इसको अपडेट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।